नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर के निषाद। दर्शक न्यू 24 में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बता दें कि आज हम फिर से उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत उसी गांव में मौजूद हैं जिस गांव की खबर पिछले दिनों हमने आपको दिखाई थी कि जहां पर घर से अस्पताल जा रही एक 23 वर्षीय लड़की के साथ दरिंदगी हुई थी। तो आज हम फिर से वहां पर आए हैं क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे दर्शकों ने कमेंट किया कि सर एक बार फिर से वहाँ पर जाएं, देखें और पीड़िता से बातचीत करने का प्रयास करें कि आखिरकार उनको न्याय मिलता दिखाई दे रहा है या फिर नहीं। तो आज हम फिर से उनका हाल माहौल जानने के लिए उनके घर पर मौजूद हैं। फिलहाल दोस्तों गोपनीयता रखने के लिए मैं उनका नाम या गांव का नाम नहीं बता सकता। और पीड़िता हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे, जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार इतना बड़ा जो मामला हुआ है उस मामले में अभी तक क्या कुछ कार्रवाई हुई है और अभी तक जो कार्रवाई हुई है उससे ये संतुष्ट हैं या फिर उसके आगे भी कुछ प्रक्रिया हुई है। क्योंकि उस घटना के बाद एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है जिसका नाम शुभम मिश्रा है और प्रशासन के द्वारा जानकारी दी गई कि शुभम मिश्रा ने कबूला है कि उसके ऊपर काल भैरव की सवारी आती थी, वो साइको है, उसने ही अकेले इस घटना को अंजाम दिया है। लेकिन वहीं पर जब हमने पीड़िता से बातचीत किया था तो पीड़िता ने बताया था कि दर्द तो मैं बता सकती हूँ कि कोई घटना मेरे साथ हुई है। तो आज हम पीड़िता से ही जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरह से वो लगातार आरोप लगा रही थी कि आरोपी एक नहीं, सिर्फ शुभम मिश्रा नहीं बल्कि उसके साथ 3 आरोपी और थे, कुल मिलाकर 4 लोगों ने मेरे साथ ऐसा कृत्य किया है। अभी आप कैसी हैं, मतलब तबीयत पहले से कैसी है आपकी? मैं बता नहीं सकती हूँ भैया, क्योंकि मैं इस लायक हो गई हूँ कि थोड़ी सी उठ लेती हूँ, बैठ जाती हूँ। अकेले मगर बैठ उठ पाती हैं? थोड़ी सी सहारे की ज़रूरत होती है, थोड़ा सहारा दे देती हूँ तो उठ जाती हूँ, बैठ लेती हूँ, 2-4 मिनट तक बैठी रहती हूँ। उसके बाद दर्द रहता है, पीठ में दर्द रहता है, पीठ ज़्यादा की देर हड्डी, तक मतलब बैठ नहीं सकती? बैठ नहीं सकती हूँ। इसकी वजह से थोड़ी सी मतलब पीछे साइड कुछ लगा के बैठ जाती हूँ। और अभी पूरी तरह से मैं सही नहीं हुई हूँ, दवाएं मेरी चल रही हैं। बीते 26 अक्टूबर की सुबह की बात है, 8:30 बजे की बात है जब ये घटना आपके साथ होती है। तो आज से अगर जोड़ा जाए तो लगभग 23 दिन होने को चले। हाँ। क्या कुछ कार्रवाई हुई? जैसा कि पिछली बार जब हम आए थे तो आपका कहना ये था कि आरोपी सिर्फ एक शुभम मिश्रा ही नहीं था बल्कि उसके अलावा 3 आरोपी थे। हाँ, मैं तो जब मेरे साथ हुआ है और कंटिन्यू मैं शुरू से लेके अंत तक जो इंसान मतलब पूछा है मैं बताई हूँ। मैं बना के ये बात नहीं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो है ये दिखाया जा रहा है कि वो एक ही इंसान है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो इंसान को बोले, वो इंसान से बुलवाएं कि हाँ वो इंसान जो है अकेला नहीं है, वो किसके दबाव में नहीं बोल रहा है, उसे कौन सिखाया है। और रही बात तो मेरे ऊपर बीती है, मैं जानती हूँ कि हाँ कितने लोग थे वहाँ पे और कितना भर मेरे साथ वो किए हैं। और रही बात तो जो पुलिस प्रशासन और जो उस मुजरिम से पूछा जा रहा है कि बुलवाया जा रहा है कि वो एक ही है, वो एक इंसान नहीं है। मेरी बात नहीं सुन रहे हैं पुलिस प्रशासन है या फिर अदर, मेरी बात नहीं सुन रहे हैं कि हाँ मैं क्या बोल रही हूँ जिसके ऊपर बीती है। और उस मुजरिम की बात सुन रहे हैं कि वो बता रहा है कि हाँ हम हाँ अकेले हाँ। थे, उसकी बात को मेन मुद्दा रखा जा रहा है। मेरी बात को कोई ये नहीं आवाज़ उठा रहा है कि नहीं ये पीड़िता अगर बोल रही है तो क्या ये सच बोल रही है। उस मुजरिम की बात सुन रहे हैं कि हाँ वो जो है अकेला था, वो बोल रहा है कि नहीं ये सारी वारदात के मतलब वो हम हैं, अकेले हम किए हैं। तो उसकी बात को माना जा रहा है कि पुलिस प्रशासन भी ये मान रही है कि हाँ वो अकेला था। दोस्तों कहीं ना कहीं पीड़िता का कहना ये है, अभी ज़्यादा इनकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका कहना ये है कि जिस तरह से एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है शुभम मिश्रा नाम के युवक की, उसने जो बयान दिया कि मैंने इस पूरे घटना को अकेले अंजाम दिया है, तो पीड़िता का कहना ये है कि उस आरोपी की बात प्रशासन ने मान ली
लेकिन घटना मेरे साथ हुई है, मुझे कितने लोगों ने टच किया, कितने लोगों ने मेरे साथ गलत किया, कौन कब मुझे छुआ, कहाँ कहाँ छुआ, किस तरह से मेरे साथ लोगों ने कृत्य किए, मेरी बात नहीं मानी जा रही। इस बात को लेकर पीड़िता आहत है और लगातार अपनी आवाज़ को उठाने का काम कर रही है। और लगातार पीड़िता की एक ही मांग है कि मैं तब तक अपने आप को ये नहीं समझूंगी कि मुझे न्याय मिला है जब तक चारों आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती। हाँ, और रही बात तो वो बोले कि हाँ उसके साथ कौन था, और उससे मतलब पूछे अच्छी तरह से कि वो कौन था, किसके साथ था, किससे बात कर रहा था, कौन कौन उसके साथ थे, मिले थे। और उसे अगर सज़ा मिली है या मतलब उसे सज़ा मिल गई है तो उसको इतनी कड़ी सज़ा मिले, उसको चाहे मतलब फांसी की सज़ा मिले या फिर आजीवन कारावास। आजीवन कारावास मिलेगा फिर आएगा वो इसी तरह करेगा, यहाँ दुराचारी करेगा। जितनी भी लड़कियों के साथ किया है, जितने भी केसेस उसके ऊपर लगे हुए हैं, तो क्या मतलब पहले वाला अगर आवाज़ उठाता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। और रही बात तो वो मेरे साथ किया है, कल किसी और के साथ करेगा। कल किसी मान लीजिए ना नीच कास्ट के हम जो है हाँ है ओबीसी कैटेगरी के हैं, और रही बात तो हम आवाज़ उठा रहे हैं तो मेरी आवाज़ दबाई जा रही है। अगर मैं न्याय मांग रही हूँ तो मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं, ना कि लिपा पोती हर एक चीज़ में किया जा रहा है, केस को दबाया जा रहा है। और रही बात अगर किसी नेता या फिर किसी उच्च जाति वालों के साथ ऐसा हो तो वो शायद उनकी न्याय जो है उनकी सुनवाई होगी, उनके साथ न्याय होगा। मेरे साथ ये न्याय नहीं हो रहा है क्योंकि जो है मैं जो है नीच कास्ट की हूँ और गरीब घर से हूँ, इसलिए आवाज़ दबाई जा रही है और न्याय नहीं मिल रहा है। आखिर जिस दिन ये वारदात हुई थी, सुबह का समय था, आपने बताया था पिछली बार, सुबह का समय था कि 8:30 बजे आप घर से निकली थी। बीच रास्ते में ये सारी चीज़ें। हाँ सर, ये बीच रास्ते में मतलब मैं घर से निकली, वहाँ पे पुल पड़ता है, तो थोड़ा पानी भरा था, तो मैं जो क्रॉस करके उससे जब आ रही थी तो पैंट पहनी थी उसको मैं ऊपर उठाई थी। तो जब निकली पानी से तो नीचे वहीं पे साइकिल खड़ी करके मैं पहले पैंट नीचे की, उसके बाद जब आगे देखी तो सामने एक मोटा सा आदमी खड़ा था और काफ़ी पेड़ थे, तो मतलब मेरे समझ में कम आया कि हाँ खड़ा है, वो खड़ा होगा। बाइक वगैरह नहीं दिखी थी लेकिन उसका चेहरा मैं स्पष्ट देख गई थी, चेहरा देख गई थी, उसको देख गई थी। और उसके बाद जब मैं आगे बढ़ी साइकिल से बना के पैंट बना के जब आगे बढ़ी तो देखा मतलब वो कहीं पगड़ी बांध रहा था, कहीं साफी को सीधा दोनों हाथ सीधा कर रहा था, ऐसे कर रहा था। फिर मैं जब उसको क्रॉस करके आगे बढ़ी तो देखी तो वो पीछे से और जंगल, वहाँ पे तो खेत था, उसके बाद जंगल आता है, तो धीरे धीरे जंगल की स्टार्टिंग होती है, काफ़ी झाड़ी वगैरह और बड़े बड़े पेड़ वगैरह हैं। तो मैं देखी कि मेरे पीछे पीछे वो आ रहा है बाइक से धीरे धीरे, तो मैं जो है उसको पलट के पीछे देख रहा था वो भी, तो वो सोचा कि हाँ मुझे देख रही है, तो उसके पीछे मेरे पीछे से बड़ी तेज़ी से बाइक निकाल के आगे वो बाइक इतना तेज़ी से निकाला कि मैं देख ही नहीं पाई कि वो किधर गया। वो जाके थोड़ी से मोड़ पड़ता है, वहाँ पे खड़ी करके बाइक छिपा के और आगे आके मेरे साइकिल के दोनों मतलब पैर लगा लिए पहिए में, और पीछे से मुझे बड़ी तेज़ी से बाज जैसे आके झपट्टा मार के पीछे से उठा लिया। और मैं ध्यान नहीं दे पाई कि मतलब कौन है, इतना तेज़ से मेरे थप्पड़ मारा, और साइकिल को कौन रास्ते से हटाया है ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो तेज़ी से चिल्ला के बोला है कि हाँ आ जाओ हम पकड़ लिए हैं। और उसके बाद इतना तेज़ी से मेरे आँख पे मारा है कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर ये है कौन। लेकिन मैं इतना बोली, भैया आप हैं कौन, किडनैपर हैं, आपको क्या चाहिए, ये सब बोली। तो वो बोल रहा था कि चुप रह, हम जो उन कही थी वही कर। और इतने में जितना दुपट्टा मेरा पकड़ा था उसके बावजूद जो दुपट्टा बचा था उसको आँख में इस तरह लपेट के जो है उठा के मुझे
चट्टान थी वहाँ पे फेंक दिया। उसके बाद मेरे मतलब पत्थर पीछे साइड बहुत तेज़ी से लगा। मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इतना दर्द था कि समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है। फिर उन्होंने मेरे आँख इतना तेज़ी से दबाया था, गला दबाया था कि मतलब मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं चिल्लाऊं तो कैसे चिल्लाऊं। आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसके बाद वो मेरी डायरेक्ट लेगी उतारा है और लेगी उतार के बड़ी तेज़ी से कस के आँख में पहले बांधा है। बांधने के बाद पैंटी उतार के मुंह में जल्दी जल्दी ठूंसने लगा तो मैं चिल्लाने लगी, हाथ वो करने लगी तो कोई मेरा हाथ बांधा है और इतना कस के पीछे साइड बांधा था। अच्छा, एक मिनट बहन, यहाँ पर मैं रोकूंगा थोड़ा सा। एक व्यक्ति, जैसा कि आपने बताया कि एक व्यक्ति आया, लहंगी उतार दिया, आंख में बांध दिया, आखिरकार वही अकेला व्यक्ति हाथ बांधेगा जिस समय मान लीजिए कोई टच किया होगा, इधर पकड़ा होगा उधर पकड़ा होगा, तो महसूस कर रहे थे आप कि एक आदमी नहीं बल्कि और कोई आदमी है? हाँ, मैं ये चीज़ महसूस की हूँ क्योंकि जो है एक व्यक्ति का काम नहीं है सर ये। एक व्यक्ति होता तो वो आँख बांध के और मैं हाथ चला रही थी, हाथ इधर उधर मार रही थी तो वो पता नहीं क्या, उतनी समय तो मेरी हाथ खुले थे तो वो पता नहीं वायल टाइप में लिया था और उसको मेरे नाक के पास लाया तो मुझे अजीब सा लगा कि मतलब ये क्या है। हाथ में आँख बंधी थी, हाथ देखी, उसके हाथ में देखी तो बड़ी तेज़ से मार दी मैं। तो वो मुक्का बना के मेरे सीने में तो चढ़ा ही था, गला मेरा नहीं छोड़ रहा था और बड़ी तेज़ी से जिस हाथ से मतलब लेफ्ट हैंड से वो लिया था उसी हाथ से मतलब मैं हाथ मारी तो वो हाथ मेरा एक हाथ में पकड़ के दोनों हाथ जो है और एक पैर में मतलब दोनों पैर पकड़े थे लेकिन मैं एक पैर झिटक रही थी तो कोई पैरवा मतलब पैर में मेरे चढ़ गया था और मेरे सीने में तो वो जो पकड़ा था वो चढ़ा था। तो मैं जो है हाथ पीछे साइड बांध दिए तो मैं कुछ कर नहीं पा रही थी और वो जब मुक्का मारा है तो मैं जो मतलब मैं वायल फेंक दी हूँ, हाथ से झिटक दी हूँ तो वो बड़ी तेज़ी से मेरे मुंह पे मुक्का मारा है और जब होंठ पूरी तरह से एकदम वो हो गया था, ब्लड निकलने लगा मुंह से तो मैं देख भी नहीं पा रही थी, मुंह में कपड़ा ठूंसा था तो नहीं कर पा रही थी, ना चिल्ला पा रही थी। उसके बाद ये लोग कपड़े वगैरह जो भी उतारे थे ऊपर समीज वमीज किए। उसके बाद मुझे नहीं पता कि मतलब इतना तेज़ी से गला दबाए थे कि मैं एकदम सन्न हो गई थी, जो होश ही नहीं था कि हो क्या रहा है। लेकिन मुझे दर्द हो रहा था बहुत तेज़ी से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही थी लेकिन हाँ पैर पीछे साइड बंधा था तो उनको सब बस वो मुझे सीधा कर रहे थे कि हाँ सीधा हो। खूब चिल्ला रहे थे, आपस में हंसाई की आवाज़ें आ रही थी, बातें करने की आवाज़ आ रही थी। तो मैं उसके बाद बेहोश हो गई थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था लेकिन इतना दर्द हो रहा था कि मैं जब उन्हें तो वो करने की मैं सीध नहीं हो पा रही थी, वो इधर उधर हो जा रही थी तो वो लोग सीधा कितनी समय मेरे हाथ सीधा बांधे हैं मुझे पता नहीं था लेकिन हाथ और पैर तीनों चीज़ एक कपड़े में बांध दिए थे, एक मेरे ही दुपट्टे से बांधे थे। और जब मैं होश में आई तो आवाज़ थोड़ी दूर पे आ रही थी और मुझे बीच बीच में होश आ रहा था कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि मतलब बहुत दर्द हो रहा था, मतलब मैं बेहोश हो जाती थी। मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कोई मेरे पैर पकड़ के इतना तेज़ी से खींच रहा है कि असहनीय दर्द हो रहा था और सीने में तो गला मेरा कोई एक इंसान इतना तेज़ी से पकड़ा था कि गला जो है मैं समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं बचूंगी कि नहीं ये नहीं समझ में आ रहा था। तो मैं देखी कि एक आँखें मेरी थोड़ी ढीला, जो आँख में बंधा था वो ढीला ढीला बंधा था और एक आँख मेरे इसे खिसका के इधर उधर कर रहे थे, घसीट रहे थे। तो पत्थर कोई मुझे जब मारा है तब मुझे मतलब बहुत तेज़ी से दर्द हुआ है, मेरे पैर में एक पत्थर पटका गया है, एक कंधे में। और जब मैं मतलब समझ में आया कि कोई उनकी आवाज़ें जो है दूर से आ रही तो मैं पलट के देखी भी नहीं,
मैं खिसक रही थी वहाँ से, खिसक रही थी और पैर मेरा उतने में बंधा था, बल्कि जंघे तक, वो जो पैर में बंधा था वो खिसक के जंघे में आ गया था। तो मैं पहले खिसकी, उसके बाद जो है झाड़ी के पास गई। झाड़ी के पास गई तो मैं पीछे पलट के नहीं देखी, ना बाइक मुझे सुनाई दी कि बाइक वाइक स्टार्ट हो रही, बस आवाज़ें आ रही थी कि इधर से ला पे गाड़ी, इधर से घुमा के ला। बहरा पड़ता है, बहरा पड़ी, उधर से ना पड़ी नहीं, रेलवे ट्रैक में जब मैं पड़ी थी तभी ये बातें हो रही थी। फिर उसके बाद बोले कि रेलवे ट्रैक में फेंक देते हैं अगर ना गाड़ी आ पाए तो दूर से कहीं और दूर से कहीं आवाज़ें आ रही थी। तो मैं खिसक के गई। उसके बाद मैं कोशिश की कि मैं पीछे पलट के नहीं देखी, मैं सोची कहीं मैं पीछे पलट के देखूँ तो मेरे पास ना आ जाए ये लोग। मैं उनके पास मतलब मैं रेलवे के पास जाना चाहती थी। मुझे ध्यान आया कि अगर कोई ना कोई रेलवे वाला ज़रूर होगा जो मेरी मदद करेगा। तो मैं सोच रही थी, मैं वहाँ तक धीरे धीरे गई, झुके झुके। उसके बाद एक झाड़ी में 2-4 मिनट तक छिपी थी। मैं मुंह से कपड़े वहीं पे निकाल रही थी जहाँ पे मैं खिसक रही थी कि किसी तरह निकल जाए, क्योंकि हाथ जो मेरा आगे साइड बांध दिए थे। पहले पीछे साइड बंधा था, पता नहीं कितने समय उनको नहीं बन रहा था, तो मार भी रहे थे और गाली वगैरह बहुत बदतमीजी से बोल रहे थे। तो कुल मिला के वो वहाँ पर भी वो अपनी कोई कोर कसर नहीं छोड़े कि पा जाओ तो जो है इसको ख़त्म कर दो, कहानी ही ख़त्म हो जाए। फिर रेलवे कर्मचारी आपको मुझे बताते हैं। ऐसी हालत में छोड़ के गए थे कि शायद मेरा बचना नामुमकिन था, लेकिन मैं वहाँ पे कैसे पहुँची। और जब मैं इधर उधर देख रही थी तो मुझे रेलवे ट्रैक वाले नहीं दिखे, दूर से बहुत दूर दिख रहे थे, धुंधले दिखाई दे। धुंधले दिख रहे थे, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा था। मुझे उतनी समय सिर्फ बेहोशी टाइप में लग रही थी कि मैं कहीं बेहोश ना हो जाऊं कि मैं इन लोगों को मिल जाऊं। तो मैं देखी कि नीला मतलब हरी बत्ती चल रही है, तो मुझे ढाढ़स ये मिली कि शायद बत्ती देख कितना इधर उधर हुए हों कि कहीं ट्रेन ना आ रही हो। मैं देखी तो जनता नहीं थी, मालगाड़ी थी। तो मैं बीच ट्रैक पे आई, ये शायद मुझे देख के रोक ही दे, लेकिन वो लोग सोचे शायद पागल ना हो, हाँ। कपड़े वगैरह निर्वस्त्र है। तो मैं साइड हो गई। फिर उसके बाद मैं साथ साथ दौड़ने लगी कि अगर रेल चली जाएगी, ट्रेन चली जाएगी तो शायद मुझे पा ना जाए ये लोग, क्योंकि मुझे ऐसे आहट हो रहा था कि बाइक वगैरह से ढूंढ रहे हैं। तो मैं जो है वहाँ रेलवे से ट्रेन का सहारा लेके कुछ दूर दौड़ी हूँ। दौड़ने के बाद रेलवे वाले मुझे देख रहे थे तो मैं इशारा कर रही थी, हाथ मुँह मतलब आवाज़ नहीं निकल रही थी, बस इशारा कर रही थी। तो रेलवे वाले देखे शायद कोई पागल वगैरह ना हो, तो मुझे ऐसे आभास हुआ कि शायद मुझे, जब मैं वहाँ एडमिट थी हॉस्पिटल में, तो रेलवे मास्टर गए थे वहाँ हमसे मिलने, तो बोल रहे थे बेटा मैं ही फ़ोन किया था, क्योंकि वो ट्रेन वाले मुझे फ़ोन कर दिए थे। अब मैं कर्मचारियों के पास फ़ोन किया था तो वो लोग तुमसे जाके वहाँ मिले। 6-7 लोग थे, वो आए। पहले बोले कि बेटा कपड़े वगैरह, मैं पानी मांग रही थी तो पानी नहीं दिए, मैं बेहोश हो गई वहीं पे। जब मुझे पानी वानी की छींटा मारे, उसके बाद बोले पहले अपने कपड़े बनाओ, गले से लैगी वैगी खोले, उसके बाद बोले पहन लो इसको, हाथ खोले। फिर बोले कि पहन लो, नंबर वंबर, बोले कि पहले तुम रिलैक्स हो जाओ, उसके बाद बताओ नंबर, घर का नंबर बताओ, कोई नंबर बताओ। मैं इतने नंबर बताए कि मेरे सारे मिस्टेक जा रहे थे, सारे इधर उधर हो जा रहे थे। तो बोल रहे थे कि कोई ऐसा नंबर बताओ जो घर का नंबर हो, बातचीत हो जाए, आप मतलब बता दूं कि तुम्हारी बेटी सेफ है यहाँ पे। फिर भाई से बातचीत होती है आपकी? फिर छोटे भाई से बात हुई, छोटा भाई बाहर था, बात हुई तो वो बोला कि भैया चाचा सब लोगों के पास लगाया, पापा के पास लगाया, सब लोग वहाँ पे आए। उसके बाद बोले कि मतलब अगर वहाँ पे जब भैया पापा नहीं पहुँचे थे तो रेलवे वाले बोले कि ये ट्रेन खड़ी है, चलो आगे से ढूंढते हैं कौन है, देख लेते हैं। तो मैं उनको बोली कि मुझे छोड़ के नहीं जाना भैया, तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ। अच्छा ये बताइए बहन जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो गई और दर्शकों अगर पूरी स्टोरी इनकी जाननी है तो इससे पहले एक खबर पड़ी है, उसमें आप जाके देखें कि किस तरह से इनके साथ ये घटना होती है और कैसे कैसे इन्होंने
यानी कि एक संघर्ष करते हुए एक नया जीवन इन्होंने पाया, अपने आप को किस तरह से इन्होंने बचाया। और वहीं पर मैं ये जानने की कोशिश करना चाह रहा हूँ कि इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद क्या घर में कोई नेता, मंत्री, विधायक, सांसद, किसी पार्टी, किसी दल का कोई आया सहानुभूति देने, या फिर कभी कोई सिंपैथी लेकर आया? हाँ, रिलेशन के आए हैं, लेकिन कभी कोई नेता इस तरह कोई इंसान रिलेशन के है तो मान लीजिए, वो तो जाहिर सी बात है, वो भी अपने हैं सुनते तो। थे, आते थे, लेकिन आज तक मेरे दरवाजे कभी कोई नेता है या फिर कोई ये नहीं कि हाँ मुझे न्याय दिलवाने या मुझे सहानुभूति देने आए, कोई मेरे दरवाजे नहीं आया। दोस्तों, देश के गृह मंत्री अमित शाह का एक बयान था। उन्होंने कहा था, सरकार बनने के बाद बहन बेटियां हमारे जो देश की होंगी, वो रात के 12 बजे गहने लाद के जाएंगे, गहने लाद के कहीं भी आ जा सकेंगे। तो क्या गृह मंत्री अमित शाह जी, आपकी नज़र इस बेटी पर नहीं गई? ये आपके देश की बेटी नहीं है? क्या यही होना चाहिए बेटियों के साथ? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना था कि अगर बहन बेटियों के साथ कोई भी अपराधी अगर एक चौराहे पर उसके साथ छेड़खानी करेगा तो उसको अगले चौराहे पर यमराज खड़े मिलेंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं पूछना चाहूँगा, ये आपके राज्य की बेटी नहीं है? क्या जो आप लोग दावा करते थे बड़े बड़े, इसी तरह का न्याय होना चाहिए? दूसरा सबसे बड़ा सवाल मेरा विपक्ष के उन नेताओं से है जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहीं भी पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बार इस बेटी को न्याय दिलाने के लिए कोई आगे नहीं आया। हमने पूछा भी उनसे कि अभी तक कोई आया आपके दरवाजे किसी भी तरह कोई सिंपैथी लेकर कि मर के बची है बेटी, अभी उसकी स्थिति कैसी है, परिस्थिति कैसी है, उसको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसको न्याय कैसे मिलेगा? कोई आया आवाज़ उठाने के लिए? पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में मोमिता नाम की जो जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर होती है, उनके साथ घटना होती है। हालांकि उनके साथ भी मेरी संवेदना है, वो भी मेरे देश की बेटी है, मेरी बहन है। उनके साथ घटना होती है तो पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहा था। कहीं बीजेपी के नेता उस पर ममता बनर्जी की सरकार पर तंज कस रहे थे, तो कहीं कोई नेता किसी दूसरे पर तंज कस रहा था। यानी कि छीछा लेदर मचा कर रख दिए थे, महीनों खबर सुर्खियों में बनी रही। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जनपद के बरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव की रहने वाली इस गरीब बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है और आज इसकी आवाज़ बनने वाला कोई नहीं, इसको न्याय दिलाने वाला कोई नहीं, इसके साथ सहानुभूति बटाने वाला कोई नहीं, इससे हमदर्दी जताने वाला कोई नहीं। दोस्तों, इस पूरी प्रकरण को लेकर आप लोगों की राय क्या है? और चलते चलते मैं थोड़ा सा बेटी से बस इतना ही जानने का प्रयास करूंगा कि चाहती क्या है आप इस पूरे प्रकरण? मैं यही कहूँगी कि मुझे न्याय मिले, उसे फांसी की सज़ा दें, और जितने आरोपी हैं उनकी मतलब वो करें कि हाँ वो हैं कौन। मैं भी जानना चाहती हूँ कि आज जो संदिग्ध हैं, जो छिपे हुए हैं, वो हैं कौन और वो चुप क्यों है। उसके ज़रिए पूछे, वो मेन इंसान है, उसके ज़रिए पूछे कि वो कौन कौन थे और कौन है वो। मैं ये जानना चाहती हूँ और मुझे न्याय मिले, उन्हें फांसी की सज़ा मिले। फिलहाल दोस्तों, इस बहन की पूरी पीड़ा आप लोगों ने सुनी होगी। अगर विस्तार से जानना है तो पिछली खबर में आप जाइए, इससे पहले भी इनका पूरा बयान अपलोड है, आप वहां पर जाकर देखें। फिलहाल दोस्तों, इस बहन की पूरी कहानी को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की राय क्या है? आप लोगों का ओपिनियन क्या है? अगर सच्ची में आप लोग इस बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बस यही आपकी सबसे बड़ी मदद होगी। इस बेटी की आवाज़ बनिए ताकि इस पीड़िता को न्याय मिल सके। तो मिलते हैं अगली किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।